Good morning, student. Today we will learn about the next topic in chapter number 6. The topic is factors affecting enzyme activity. What are the factors which are affecting the enzyme activity? The following factors affect enzyme activity. The first is concentration of substrate. मतलब सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है उस हिसाब से एंजाइम की एक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ता है. तो इसमें इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेजुअली इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम एक्टिविटी विद इन द लिमिटेड रेंज ऑफ सबस्ट्रेट लेवल्स. देखो क्या है बोला है फर्स्ट पॉइंट में कि जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ तो ग्रेजुअली इट इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम एक्टिविटी. वेलोसिटी यानी स्पीड. तो जो एंजाइम एक्टिविटी का स्पीड जो है तो वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, मतलब धीरे धीरे इंक्रीज होता है. ग्रेजुअली इंक्रीज होता है या फिर धीरे धीरे इंक्रीज होता है एट विद इन द लिमिटेड रेंज ऑफ सबस्ट्रेट लेवल्स. तो लिमिटेड रेंज जो है सबस्ट्रेट लेवल का जो लिमिटेड रेंज है तो उस हिसाब से वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है. मतलब कॉन्सेंट्रेशन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ तो ग्रेजुअली वेलोसिटी ऑफ एंजाइम एक्टिविटी इज ग्रेजुअली इंक्रीजेस. अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज ऑब्टेन when velocity is plotted against the substrate concentration. देखो इधर फिगर में देखो ये जो वेलोसिटी है तो ये वेलोसिटी इज प्लॉटेड अगेंस्ट द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. मतलब इधर जो है तो ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसा ग्राफ में होता है. तो इधर जो है वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है और इधर जो दिखाया है वो वेलोसिटी दिखाया है. मतलब कितने ग्रेजुअली कैसे वो इंक्रीज होती है वेलोसिटी ऑफ एंजाइम एक्टिविटी तो ये इधर दिखाया है और ये सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन है. तो जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो इधर देखो ये इधर दिखाया है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो ये जो लाइन है तो ये भी ग्रेजुअली क्या होती जा रही है इंक्रीज होती जा रही है. देखो इधर से ये कम है लेकिन ये ग्रेजुअली क्या होती जा रही है इंक्रीज होती जा रही है. तो rectangular hyperbola means what? Hyperbola means a symmetrical open curve formed by the intersection of a circular cone with a plane at a smaller angle with its axis than the side of cone. मतलब हाइपरबोला क्या है तो ये सिमेट्रिकल ओपन कर्व है. ये एक सिमेट्रिकल एक जैसी दिखने वाली ओपन कर्व है बाय द इंटरसेक्शन ऑफ अ सर्कुलर कोन. ये जो सर्कुलर कोन है तो इस सर्कुलर कोन को इंटरसेक्ट करके एक ओपन कर्व है कि जो ग्रेजुअली इंक्रीज होती जा रही है विथ अ प्लेन एट अ स्मॉलर एंगल विथ इट्स एक्सिस देन द साइड ऑफ कोन. दिस इज कॉल्ड एज हाइपरबोला. तो ये जो है तो इसमें तो ये प्लॉटेड किया है हाइपरबोला is obtained when velocity is plotted against the substrate concentration. 3 distinct phases are observed in this graph. 3 distinct phases जो 3 distinct phases इधर दिख रहे हैं हमको. तो पहली फेज ए, दूसरी फेज ए बी और तीसरी फेज सी हमको दिख रही है. देखो इधर फिगर में देखो ये पहला फेज ए दिख रहा है, ये बी दिख रहा है और ये सी. मतलब ए जो है ये इसका वेलोसिटी क्या है कम है. मतलब एंजाइम एक्टिविटी वेलोसिटी ऑफ एंजाइम एक्टिविटी इट इज लेस. इधर कॉन्सेंट्रेशन भी क्या है लेस है लेकिन जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है वैसे वैसे ये जो वेलोसिटी ऑफ एंजाइम एक्टिविटी है तो ये ग्रेजुअली इंक्रीज होती जा रही है. तो इधर ये ए में थोड़ा कम है, बी में देखो इधर जो वेलोसिटी ऑफ एंजाइम एक्टिविटी है वो ज़्यादा है और सी में और उससे ज़्यादा है. तो वेयर ऑफ द 3 distinct phases that is A, B and C of the reaction are observed in the graph. ये ग्राफ में हमको दिख रहा है. तो V is measured velocity. देखो ये V जो है तो ये क्या है मेजर्ड वेलोसिटी.
ये जो v है तो ये मेजर्ड वेलोसिटी है। Vmax मैक्सिमम वेलोसिटी, देखो इधर ग्राफ में देखो ये Vmax लिखा है, तो ये C पॉइंट जो है तो ये C पॉइंट पे मैक्सिमम वेलोसिटी हमको दिखा रहा है। आया ध्यान में। देन S it stands for substrate concentration and Km it is Michaelis maintain constant। Km देखो इधर ये Km दिखा रहा है तो Michaelis maintain constant, मतलब सिंपल मीनिंग क्या है इसका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट का, जो कॉन्सेंट्रेशन सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन जो बढ़ा तो ग्रेजुअली वेलोसिटी ऑफ एंजाइम एक्टिविटी इज ग्रेजुअली इंक्रीजेस। आया ध्यान में। तो ये पहला फैक्टर है विच कैन अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी। देन सेकंड फैक्टर इट इज टेम्परेचर। सेकंड फैक्टर जो है वो क्या है, टेम्परेचर। तो इधर ये ग्राफ में दिखाया है, देखो फिगर, तो इधर ये एंजाइम एक्टिविटी दिखाया है y एक्सिस पे और x एक्सिस पे दिखाया है टेम्परेचर, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। तो ये टेम्परेचर का रेंज है डिग्री सेल्सियस में। ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है। ऑप्टिमम टेम्परेचर हम किसको बोलेंगे ये भी हम इधर देखेंगे। तो ये टेम्परेचर जो है तो टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है किस पे, एंजाइम के एक्टिविटी पे। द एंजाइमेटिक रिएक्शंस ऑकर्स बेस्ट at or around 37 degree Celsius, which is the average normal body temperature in homeotherms। देखो इसमें क्या बोला है कि एंजाइमेटिक रिएक्शंस ऑकर्स बेस्ट। एंजाइमेटिक रिएक्शंस जो है तो वो अच्छी तरह से रिएक्शन उसमें होते हैं या फिर एक्ट होता है एंजाइम, तो उसका जो टेम्परेचर है तो कितना है, एट और अराउंड द 37 डिग्री सेल्सियस, which is the average body temperature, normal body temperature in homeotherms। homeotherms जो है तो homeotherm means what, warm blooded animals। तो homeotherm means an organism that maintains its body temperature at a constant level, usually above that of the environment by its metabolic activity। इसको हम क्या बोलेंगे, होमियोथर्म्स। आया ध्यान में। होमियोथर्म्स मीन्स व्हाट, एन ऑर्गेनिज्म दैट मेंटेन्स इट्स बॉडी टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट लेवल, यूजुअली अबव दैट ऑफ द एनवायरमेंट बाय इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इट इज कॉल्ड एज होमियोथर्म्स। मतलब एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स। एग्जाम्पल जो है ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स जो है तो ये ह्यूमन बींग्स में हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो उस 37 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है तो उसमें एंजाइमेटिक रिएक्शंस जो है तो वो बेस्ट होते हैं। तो इधर ये दिखाया है, तो इधर ये एंजाइम का एक्टिविटी जो है तो लो टेम्परेचर रहा तो लो टेम्परेचर में भी ये इसका एक्टिविटी कम होता है, लेकिन जो 37 डिग्री सेल्सियस का रहा, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस जो है बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल में, तो उसका एक्टिविटीज जो है वो बेस्ट होता है। द रेट केमिकल रिएक्शन इज इंक्रीज्ड बाय अ राइज इन टेम्परेचर। देखो द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इंक्रीज्ड, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होता है। कब इंक्रीज होता है, इंक्रीज बाय अ राइज इन टेम्परेचर। राइज इन टेम्परेचर मतलब ये 10 से लेकर 20 तक हुआ, ये 30 तक हुआ या फिर 40 तक गया, तो ये क्या होता है, ये इंक्रीज होता है, इधर तक इंक्रीज हुआ है। मतलब 40 डिग्री सेल्सियस तक ये जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस है तो उसका या फिर एंजाइम एक्टिविटी जो है तो ये अच्छी तरह से हमको इधर दिख रही है। देन एंजाइम्स रैपिडली डीनेचर एट टेम्परेचर अबव 40 डिग्री सेल्सियस। देखो इधर ये 40 डिग्री सेल्सियस है तो इधर तक आता है तो ये बेस्ट रिएक्शन होता है, एंजाइमेटिक रिएक्शन इधर बेस्ट होता है। लेकिन जैसे उससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा, मतलब इधर 40 से ऊपर गया, अबव 40 डिग्री सेल्सियस, तो 40 डिग्री सेल्सियस से जो ऊपर गया टेम्परेचर तो एंजाइम्स जो है वो रैपिडली डीनेचर हो जाता है। मतलब एंजाइम का एक्टिविटी जो है वो एक्टिविटी इधर बंद हो जाता है या फिर वो रिएक्ट नहीं करता। एंजाइम का रिएक्शन जो है तो वो रिएक्शन इधर होता नहीं क्योंकि ये डीनेचर हो जाता है।
तो इसीलिए ये 40 से अबव गया, तो इधर ये जो ग्राफ है ये देखो ये नीचे आ रहा है, ये रेड लाइन जो है तो ये क्या है, नीचे 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी है तो नीचे, मतलब उसका जो बेस्ट एंजाइमेटिक रिएक्शन से, तो इधर ये दिखता नहीं है हमको। आया ध्यान में? द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज रेड्यूस्ड एट लो टेम्परेचर। देखो एंजाइम का एक्टिविटी जो है तो वो रेड्यूस हो जाता है कब, जो लो टेम्परेचर होता है, इसलिए इधर ये नीचे दिखाया है, ये कर्व जो है ये नीचे दिखाया है। 10, 20, 30 डिग्री सेल्सियस हो तो उसमें एंजाइम एक्टिविटी जो है तो वो कम हो जाता है, रेड्यूस हो जाता है, एक्टिविटी का रेट जो है तो वो रेड्यूस हो जाता है। द टेम्परेचर एट विच द एंजाइम शोज मैक्सिमम एक्टिविटी, मतलब मैक्सिमम एक्टिविटी जब एंजाइम की हमको दिखती है, ये देखो इधर तक मैक्सिमम एक्टिविटी जो है, तो द टेम्परेचर एट विच द एंजाइम शो मैक्सिमम एक्टिविटी, तो जिस टेम्परेचर में एंजाइम्स मैक्सिमम एक्टिविटी दिखाता है उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर। देखो इधर 40 में इधर दिखा रहा है, तो 40 डिग्री सेल्सियस जो है तो इसको क्या बोलेंगे हम, ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो इसीलिए ये इफेक्ट जो है टेम्परेचर का, ये इफेक्ट भी उसमें आता है। थर्ड फैक्टर है एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। थर्ड फैक्टर जो है वो क्या है, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। तो एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन जो है तो ये ग्राफ में देखो, इधर एक्स एक्सिस में ये टाइम दिया है और इधर ये जो है ये कॉन्सेंट्रेशन दिया है, ये कॉन्सेंट्रेशन दिया है। द रेट ऑफ एन एंजाइमेटिक रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। मतलब एंजाइमेटिक रिएक्शंस का रेट जो है तो वो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम। मतलब जो रिएक्शन रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किससे प्रोपोर्शनल होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स। इट मीन्स दैट द रेट ऑफ रिएक्शन also increases with the increasing concentration of enzyme, and the rate of reaction can also decrease by decreasing the concentration of enzyme। मतलब इसका मीनिंग क्या है कि जब एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन जो है तो उसका रेट जो इंक्रीज हुआ तो इधर एंजाइमेटिक रिएक्शन जो है तो वो भी इंक्रीज होता है, उसी हिसाब से इंक्रीज होता है। और जब वो रेट ऑफ रिएक्शंस डिक्रीज हुआ तो कॉन्सेंट्रेशन एंजाइम का जो है तो वो भी डिक्रीज हो जाता है। तो इधर दिखाया है, इधर नो एंजाइम है, इधर विथ 1x एंजाइम। मतलब ये देखो इधर जो है तो ये 1 टाइम इधर दिखता है हमको एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन। मतलब जैसे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होता है तो उसके प्रोपोर्शन में क्या होता है, एंजाइम का एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन है तो उसके प्रोपोर्शन में ये बढ़ता है। तो ये एक अनदर फैक्टर है विच कैन अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। देन नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ पीएच। पीएच जो है तो पीएच का इफेक्ट भी उसमें होता है। सिमिलर टू टेम्परेचर, टेम्परेचर जैसा ही इसमें जो इफेक्ट है एक्टिविटी पे, एंजाइम एक्टिविटी का इफेक्ट है तो इसमें टेम्परेचर जैसा ही सेम है। There is also pH at which an enzyme will catalyze the reaction at maximum rate। देखो इधर ये pH भी वैसे ही दिखाया है, इधर ग्राफ में देखो, इधर ये y एक्सिस पे दिखाया है ये एंजाइम का एक्टिविटी है और x एक्सिस पे दिखाया है pH। pH जो है तो ये pH के हिसाब से जैसे टेम्परेचर लो होता है वैसे pH भी लो होगा तो एंजाइम एक्टिविटी भी लो होगी। लेकिन जब पीएच रेंज जो है वो मैक्सिमम या फिर ऑप्टिमम पीएच रही तो उसी हिसाब से एंजाइम एक्टिविटी भी इधर ज़्यादा रहती है, और जैसे पीएच बढ़ा वैसे एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज होती जा रही है। तो ये एंजाइम इफेक्ट ऑफ पीएच है। तो टेम्परेचर जैसा ही सिमिलर इफेक्ट जो है वो इफेक्ट इधर होता है। एवरी एंजाइम हैज़ डिफरेंट ऑप्टिमम पीएच। देखो हर एक एंजाइम जो है तो उसका पीएच लेवल जो है वो डिफरेंट होता है या फिर पीएच वैल्यू उसकी डिफरेंट होती है, ऑप्टिमम पीएच वैल्यू ये अलग अलग होती है। द एंजाइम कैन नॉट परफॉर्म इट्स फंक्शन बियॉन्ड द रेंज ऑफ इट्स पीएच वैल्यू। मतलब एंजाइम के पीएच वैल्यू के अनुसार जो
पीएच उधर वहाँ नहीं रही तो फिर इसका जो परफॉर्मेशन है या फिर ये जो एक्टिविटी है तो ये प्रॉपर फंक्शन नहीं करती, तो इसीलिए ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी इधर दिखाया है। देन नेक्स्ट इज अदर सब्सटेंसेस। ये चार सब्सटेंसेस, चार का फैक्टर्स का तो हमने देखा, तो अदर सब्सटेंसेस भी इसमें इंक्लूड है कि जिसमें एंजाइम का एक्टिविटी अफेक्ट करता है। द एंजाइम्स एक्शन इज ऑल्सो इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सम अदर सब्सटेंसेस सच एज कोएंजाइम्स। देखो, सच एज कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स मीन्स व्हाट? पिछले वीडियो में हमने देखा था, इट इज एन ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन कंपाउंड्स दैट बाइंड्स विथ एन एंजाइम टू कैटालाइज रिएक्शन। देखो इधर ये कोएंजाइम दिखाया है। कोएंजाइम्स organic molecules that temporarily binds to apoenzyme in order for it to work। देखो apoenzyme जो है तो ये apoenzyme है यानी प्रोटीन है और ये नॉन प्रोटीन है, तो ये apoenzyme में ये कोएंजाइम ऐड हो जाता है। कोएंजाइम क्या है? एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है दैट टेम्पररीली बाइंड्स टू apoenzyme। टेम्पररीली उसका कहाँ बाइंड होता है? बाइंडिंग होता है apoenzyme से, इन ऑर्डर फॉर इट टू वर्क। उसके वर्क होने के लिए जो एपोएंजाइम है उसमें जो बाइंड होने वाला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसको हम बोलेंगे कोएंजाइम। ये नॉन प्रोटीन है और एपोएंजाइम ये प्रोटीन है, और उससे क्या तैयार होता है? होलो एंजाइम। मतलब टोटल जो है तो ये टोटल एंजाइम उसमें से फॉर्म होता है। तो ये कोएंजाइम्स का इफेक्ट जो है वो भी एंजाइम एक्टिविटी पे होता है। फिर एक्टिवेटर्स एंड इनहिबिटर्स, मतलब एंजाइम एक्टिविटी एक्टिवेट करने के लिए जो होते हैं, तो जो एक्टिवेटर्स होते हैं और या फिर उसको इनहिबिट, एंजाइम रिएक्शन इनहिबिट करने वाले जो इनहिबिटर्स रहते हैं, तो उसमें उसका ही इफेक्ट जो है वो इफेक्ट हमको दिखता है। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ अ कोएंजाइम एंड एन एपोएंजाइम। देखो एपोएंजाइम और कोएंजाइम इसका कॉम्बिनेशन जो है तो इसके कॉम्बिनेशन से एंजाइम एक्टिविटी होती है। देन एक्टिवेटर्स आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। एक्टिवेटर्स क्या है? ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है विच कैन इंक्रीजेज द एंजाइम एक्टिविटी। एक्टिवेटर से क्या होता है? एंजाइम का एक्टिविटी इंक्रीज होता है। और इनहिबिटर से क्या होता है? इनहिबिटर इज द सब्सटेंस विच रेड्यूसेस द एंजाइम एक्टिविटी। इनहिबिटर जो है तो उससे क्या होता है? एंजाइम का एक्टिविटी जो है वो रेड्यूस होता है। इनहिबिट मतलब रेड्यूस करना या फिर बंद करना, तो ये इनहिबिटर का रिएक्शन से। तो इधर ये फैक्टर्स जो है तो ये सब फैक्टर्स है, तो इसमें ये फैक्टर्स इधर 4 फैक्टर्स तो दिए हैं और 5वें ये अदर फैक्टर्स में क्या आता है? कोएंजाइम्स, एक्टिवेटर्स एंड इनहिबिटर्स। ठीक है, थैंक यू।